स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 का सोशल साइंस हिंदी में कहें तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और सोशल साइंस में भी दोस्तों आपका जो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेगा वीकली टेस्ट में। 10 को आपका एमसीक्यू प्रश्न रहेगा और बाकी आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए सबसे पहले सेक्शन ए लिखा हुआ है। सेक्शन ए कहने का मतलब है कि जितना भी प्रश्न रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा और कितना रहेगा तो 10 गो प्रश्न रहेगा। टोटल आपका 20 नंबर दिलाएगा सेक्शन ए, ठीक है। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी से पूछा है क्लास 10 सोशल साइंस वीकली टेस्ट के लिए, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश दोस्तों तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश में कहलाता है? क्या चीन, ब्राजील या भारत या यमन? तो देश में दोस्तों तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश अपना प्यारा भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल दोस्तों रेशा वाला फसल कौन है आपको बताना है। रबर भी है, जूट भी है, टमाटर भी है, काफी भी है, लेकिन ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन होगा बी नंबर, ठीक है। क्या होगा? जूट। और जूट को दोस्तों हम लोग सुनहरा रेशा भी क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो बात कहते हैं कि रेशेदार फसल कौन है? जूट है। और जूट को हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर पूछा गया है निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यात है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आप सभी का क्या हो जाएगा? तो चाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाय, ठीक है। पेय फसल भारत का विश्व का अग्रणी उत्पादक में कहलाता है, तो चाय इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चाय माने चपत्ती। 4 नंबर दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों रोपण कृषि का उदाहरण कौन है? जूट नहीं है, न गेहूं है, न तिलहन है। तो चाय का जो खेती होता है दोस्तों ये रोपण कृषि का उदाहरण होता है। कैसा? रोपण कृषि का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 5 नंबर दोस्तों आप सभी से पूछा गया है रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। जब रेशम उत्पादन करता है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों कीड़ा पाला जाता है ताकि जो है क्या होता है कीड़ा ही से रेशम बनता है। तो इसमें दोस्तों इसका पालना क्या कहलाता है? कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। क्या? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर सेरीकल्चर। चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा गया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में, राज्य पूछा है, भारत में 28 गो राज्य होता है, उनमें से कौन सा राज्य में चावल का जो व्यावसायिक फसल माना जाता है? तो पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर दोस्तों पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। 7 नंबर पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा एक बार, ठीक है। कृषि प्रणाली को दर्शाता कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जो कि लंबा दोस्तों बहुत बड़ा क्षेत्र को घेरता है इसका कृषि में। तो दोस्तों कौन से कृषि में बड़ा क्षेत्र जो है शामिल होता है? तो रोपण कृषि में। और रोपण कृषि का उदाहरण क्या है? तो चाय है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोला गया है इनमें से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल कौन हो जाएगा? रबी फसल दोस्तों इसका हो जाएगा चना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चना चना चना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर पूछा गया इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल है कौन? दाल है, मोटा अनाज या ज्वार या तिल। तो देखिए दोस्तों आपका जो दाल इसका हो जाएगा फलीदार फसल है, यानी कि आप देखिए जो दाल रहेगा चना का दाल, मसूर का दाल, मूंग, अरहर, लहर, कुछ का दाल रहेगा दोस्तों वो मान के चलिए एक मसूर का दाल है। इसका अगर आप दोस्तों छिलका उतारते ये दो दाना में टूट जाता है, ठीक है, आधा आधा, इसी को फलीदार फसल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 10 नंबर पूछा गया है
सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसल का सहायता देने के लिए करती है? तो सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य फसलों के लिए जो है क्या करती है, तो सहायता करते देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का राइट आंसर। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखें क्लास 10 सोशल साइंस वीकली टेस्ट के लिए, ठीक है। आप दोस्तों सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आप जैसे कि दिए होंगे, 2 एग्जाम दे चुके हैं वीकली टेस्ट में, ठीक है। तो आपको पता हो कि सेक्शन बी में 2 प्रश्न पूछता है 11-12 और जो कि 2-2 नंबर का रहता है, यानी कि 4 नंबर का रहता है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है एक पेय फसल का नाम बताइए, पेय माने पीने वाला फसल, ठीक है, और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण कीजिए। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा चाय। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, क्योंकि चाय को हम लोग दोस्तों चायपत्ती कहते हैं, ठीक है। आप अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चाय दोस्तों एक प्रकार का पेय फसल है और चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर आप टीवी सीरियल में या फिर किसी प्रकार का फिल्म में देखे हो तो चायपत्ती का जो खेती होता है दोस्तों ये सीरीदार खेती हो जाए, ठीक है, सीरीदार इस प्रकार का। और चायपत्ती दोस्तों रोपण कृषि में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्र का विवरण कीजिए। देखिए खाद्य फसल में चावल हो जाएगा। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है, क्योंकि चावल जो है ये पंजाब में बहुत ज्यादा पाया जाता है और चावल जो है भारत का यानी कि विश्व का दूसरा जो है चावल का हम लोग जो है बहुत बड़ा उत्पादक देश मान तो वो भारत आता है, ठीक है, पहला पे चीन आता है। चलिए तो यहाँ पर भारत या भारत के जो है पूर्वी मैदान तटीय और डेल्टाओं उत्तरी और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है क्या, चावल। चलिए इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन सी। सेक्शन सी में दोस्तों आपको पता होगा कि 13 जो 14 2 प्रश्न है ये सेक्शन सी में इनका गिनती आता है और ये दोनों आपका जो 3-3 नंबर का रहता है। तो 2 प्रश्न 3 नंबर का रहेगा तो कितना नंबर दिलाएगा, 6 नंबर, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है गिनती इसका, ठीक है। चलिए तो 13 नंबर पूछा है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों की सूची बनाइए। सरकार के द्वारा जो भी किसान के हित में यानी कि किसान के लिए किया गया है उसमें दोस्तों आपको सूची बनाकर लिखना है कि क्या क्या किसान के लिए सरकार किया है, ठीक है। देखिए उत्तर दोस्तों लाजवाब है, जिस प्रकार से लिखे इसी प्रकार से आपको भी लिखना है एग्जाम में, ठीक है, कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार निम्नलिखित है। पॉइंट देके लिखिएगा ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छा नंबर मिले, ठीक है, और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में ताकि एग्जामिनर देखते ही नंबर दे आपको, ठीक है। देखिए सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए क्या है सरकार क्या संस्थागत सुधार किया कि सूखा ना पड़े ज्यादा, बाढ़ ना आए, चक्रवात ना आए, ठीक है, और इसी प्रकार से बीमारी ना फैले। दूसरा का पॉइंट फसल बीमा के लिए प्रबंधन किया गया है, प्रबंधन, ठीक है, और तीसरा का न्यूनतम सहायता मूल्य जैसे कि हम लोग अभी एमसीक्यू में देखे। चौथा कृषि निवेश और साधनों जैसे ऊर्जा और उर्वरक पर सहायक उपलब्ध करवाना, और पांचवा किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना करना। तो ये 205 को पॉइंट जो क्या क्या है सरकार जो किसानों के हित के लिए कार्य किया, बहुत ही अच्छा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर दोस्तों पूछा गया है दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, यानी कि कृषि के अंतर्गत क्या जो ये कम से कम मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, ठीक है, जो है किसी भी एक कृषि का जो है दोस्तों मान के चलिए 5 कट्ठा जमीन था, ठीक है, अब उसका पास जो है कितना 2 कट्ठा बच गया। काहे बच गया, क्योंकि वो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, उसके जगह पे जो कृषि था दोस्तों अगर इसके जगह पर हम लोग देखें तो उसके जो घर में जनसंख्या की वृद्धि हुई जिसके कारण क्षेत्र में कम पड़ा और इस क्षेत्र में दोस्तों क्या हुआ भवन उवन का निर्माण हुआ। इस प्रकार से उत्तर को लिख सकते हैं। अगर आप देखिए दोस्तों जितना अच्छा से समझेंगे प्रश्न को उतना अच्छा आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो है दूसरा कोई लिख रहा है उसी को देख के लिखे, तो आपको समझना होगा और समझने को अपने से लिखिएगा ना तो वो बेहतर होता है, ठीक है। चलिए उत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी के साथ कृषि के अंतर्गत भूमि के कम होने के कारण निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं परिणाम, पहला परिणाम में देखें तो बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन का अभाव और खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि, ये पहला है रीजन, ठीक है। दूसरा का रीजन है कि बेरोजगारी तथा किसानों के आजीविका के साधन का अभाव, बेरोजगारी कम है, किसानों को जो आजीविका क्या आजीविका यानी कि जीवन उसका जो क्या साधनों से अभाव है,
ठीक है। चलिए तीसरा का कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कमी, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख अंग कृषि उत्पादक के निर्यात पर विपरीत प्रभाव। इस प्रकार से उत्तर को लिख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीका से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? डब्ल्यूटीओ दोस्तों 1995 में लागू हुआ था, और ये दोस्तों आपका जो दो देशों के बीच, दो महाद्वीपों के बीच इसका व्यापार चलता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सेक्शन डी में दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेगा 15 और 16, जो कि आपको ये सभी 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो 2 को रहेगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में गिनती आता है। तो देखिए 15 नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। कहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखी, यानी कि कमेंट बताना है कि भारत कृषि में वैश्वीकरण में क्या क्या प्रभाव हुआ है। उत्तर में लिखिएगा भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव उपनिवेशिक काल से ही दिखाई जाती है। कब से? उपनिवेशिक काल से। और भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तु में कच्चा कपास तथा मसाले थे। जो भी बात है दोस्तों क्या आता है, तो ये प्रमुख जो वस्तुएं हैं, क्या कच्चा माल हो गया, कच्चा कपास हो गया, ठीक है, और मसाले जो कि भारत में बहुत ज्यादा निर्यात होते थे। 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन में किसानों ने अनाज की जगह नील की खेती करने के दबाव का विरोध किया था। जैसे कि आपको पता होगा, चैप्टर को पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जैसे कि दोस्तों 1917 में क्या होता था? चंपारण आंदोलन हुआ था ना। तो चंपारण आंदोलन दोस्तों किसान क्या किया? तो अनाज की जगह नील की खेती करने लगा था, क्योंकि इसका दबदबा था और ये ज्यादा मांग होने के कारण दोस्तों मतलब इसका मांग बहुत था, जो कि ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था, और इससे बहुत ही ज्यादा महंगा वस्त्र बनाया जाता था। इस प्रकार वैश्वीकरण भारतीय कृषि के लिए वरदान और अभिशाप दोनों साबित हुआ। वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों के लिए भारतीय कृषि वरदान भी हुआ और अभिशाप हुआ। कुछ देशों के लिए अच्छा, कुछ देशों के लिए घाटा भी हुआ, ठीक है। इस प्रकार से और नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और भी उदाहरण से कि उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों को अन्य विकसित देशों को कृषि में अत्यधिक सहायता मिलने के लिए कारण कोई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों से निपटान के लिए भारत कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देने की जरूरत है। साथ ही किसानों को कार्बनिक कृषि का प्रयोग तथा सस्यावर्तन करने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे 16 नंबर जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी के लिए इतना मेहनत करते वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तो 16 नंबर दोस्तों बोला गया है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चावल का खेती कैसे होता है, कौन कौन जगह पे होता है, इसका तापमान कितना रहना चाहिए, इसका क्षेत्र कैसा रहना चाहिए, इसका मिट्टी कैसा रहना चाहिए, सभी के बारे में लिख लीजिए। चावल की खेती पर आप क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कर दिए, तो जानेंगे तभी ना लिखेंगे कि चावल पर क्या क्या होता है, ठीक है। चावल की खेती कैसे कैसे होता है, तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, क्या क्या है। पहला पॉइंट में देखें तो यह एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल है दोस्तों, खरीफ फसल को उदाहरण पूछेगा तो धान मारिएगा, ठीक है। धान, क्योंकि ऑप्शन में चावल नहीं देता, धान देता। क्या देता? धान, और धान से चावल निकलता है, ठीक है। चलिए तो यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। धान का खेती करने के लिए यानी कि चावल का खेती करने के लिए दोस्तों आपको 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और अधिक आर्द्रता होना चाहिए, ठीक है, नमी होना चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा का पॉइंट, चावल की खेती के लिए बाढ़ के मैदान की जलोढ़ मिट्टी तथा डेल्टाओं का इसका उपयोग तो होना चाहिए। कैसा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि होना आवश्यक है। तीसरा का पॉइंट है इसकी खेती के लिए पर्याप्त वर्षा तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र में अस्थिर सिंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ पर कम वर्षा हो रहा है और पर्याप्त वर्षा है तो वहां पर इसके लिए सिंचाई आवश्यक है, बहुत ही जरूरी। तब जब तक पानी नहीं मिलेगा तो धान कैसे होगा, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट, इसकी खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते और कुशल श्रम की जरूरत होती है, क्योंकि चावल की खेती में दोस्तों महंगा चीज नहीं लगता है। धान ले आइए और कुशल श्रम 2-4 वो ले आइए और आसानी से धान की रोपाई कीजिए। तो दोस्तों आई होप का आपको वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2024 दोस्तों यहीं से हम लोग इसी चैनल से फोड़ने वाले हैं, जिस प्रकार से 2023 का आपके बड़े भाई बहन बोर्ड एग्जाम दिए थे। तो दोस्तों आप अपने अनुसार आपको जो भी लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।